पोस्टमैन चाचा, आपका प्रमोशन कैसे हुआ? मैं तो 3 साल से एलडीसी का एग्जाम दे रहा हूँ, एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा प्रमोशन। एक्सेलेंस पोस्टर इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ, घर बैठे ऑनलाइन क्लास करो और प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स पाओ। ईडीओपी ऐप में मॉक टेस्ट दो। इस साल एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रमोशन जीडीएस का, लेकिन जिम्मेदारी एक्सेलेंस का। जीडीएस टू एमटीएस बैच में एडमिशन शुरू हो चुका है। एडमिशन फी मात्र 29 रुपए। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। एलडीसी का एग्जाम दो और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, जीडीएस से सीधा डिपार्टमेंटल हो जाओ। बैच ज्वाइन होने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करो। तो दोस्तों जीडीएस रूल 3 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, अब सबको पता है। लेकिन वो बड़ी बात नहीं है, कुछ सवाल आपके मन में है, उसका जवाब देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनका ट्रांसफ़र क्या रिजेक्ट हो जाएगा। और एक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारा सवाल है कि 1 साल किन के लिए है, 2 साल किन के लिए है, और जो लोग स्पाउस ग्राउंड पर लेंगे ट्रांसफ़र उनके लिए कितना है। और ऐसे करके दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब टेक्निकल इशू है। अगर मान लीजिए कोई जीडीएस का ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया है, रिकमेंड हो गया है और रिलीव भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद अगर उनका मन में आए कि मैं ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन जो सारे हैं दोस्तों, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट डिपार्टमेंट ने उसका दोस्तों रिप्लाई दिया है और एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो उस पर बात करेंगे दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 25 मई से शुरू करके 1 जून तक आपका डिवीज़न से वैकेंसी कैप्चर होगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आपका जो डिवीज़न है, आप डिवीज़न को कांटेक्ट करके कहिए कि जितने सारा वैकेंसी है सब कुछ दिखा दें। और दोस्तों अगर आप दूसरे कोई डिवीज़न में अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उधर पर अगर आपका कोई दोस्त है तो उनसे संपर्क कीजिए और पूरा डिटेल्स निकालिए दोस्तों कि कितना वैकेंसी है। और उस डिवीज़न को भी दोस्तों कांटेक्ट करके ये रिक्वेस्ट कीजिए कि पूरा जो वैकेंसी है, सारे वैकेंसी एक को भी नहीं छोड़ा जाए, सबको पोर्टल में अपलोड किया जाए। और इधर पर देखिए, आप अगर शेड्यूल देखेंगे तो सेकेंड लिस्ट का कोई भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो टेंटेटिव वैकेंसी इस बार नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, आपको अप्लाई करने का वक्त मिलेगा 10 दिन के लिए, 8 जून से लेकर 17 जून तक। उसके बाद आपका फाइनल रिलीविंग का डेट देखिए 21 जुलाई 2026, यानी कि जिनका ट्रांसफ़र अप्रूव होगा, रिलीव किया जाएगा, सब कुछ का डेडलाइन है 21 जुलाई 2026, ठीक है। और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इधर पर कहा गया है कि जो सारे एबीपीएम और डाक सेवक का पोस्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू में सरप्लस फाउंड किया गया था, यानी कि ऐसे देखा गया था कि इस पोस्ट का एबीपीएम का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर एबीपीएम को नहीं लिया जाए तो भी चलेगा, यानी कि एक एबीपीएम से 2 बीपीएम का अगर वर्कलोड जस्टिफाई हो रहा है कि कॉम्बाइन देकर इधर पर काम चलाया जा सकता है, तो ऐसा कोई सिचुएशन अगर आएगा तो उस वक्त पर क्या होगा दोस्तों कि उस एबीपीएम पोस्ट पर रूल 3 डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वैकेंसी नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे बीओ ऐसा भी है जिधर पर एबीपीएम का वैकेंसी है, दो एबीपीएम का पोस्ट है, एक वैकेंट है, एक फिल्ड अप है। लेकिन एक एबीपीएम से ही 2 एबीपीएम का काम करवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वर्कलोड जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसीलिए एक एबीपीएम को 2 एबीपीएम का काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा जितने भी सारे पोस्ट है जिधर पर वर्कलोड जस्टिफाई नहीं हो रहा है, उधर पर दोस्तों रूल 3 का वैकेंसी नहीं आएगा। और नेक्स्ट देखिए, एक एक करके पॉइंट वाइज क्वेश्चन और आंसर दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 1 साल है, 2 साल का ज़रूरत नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 1 साल है। लेकिन अदर जितने भी सारे केसेस है उनके लिए 2 साल इधर पर दिया गया है, ठीक है। मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 1 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 साल, लेकिन बाकी जितने भी सारे केसेस है तो स्पाउस ग्राउंड का इधर पर मेंशन नहीं किया गया है। तो अदर केसेस में ये आता है, यानी कि 2 साल के कंटिन्यूस एंगेजमेंट आपका चाहिए। और सेकेंड नंबर पॉइंट पर कहा गया है, अगर किसी जीडीएस के अगेंस्ट पुट ऑफ ड्यूटी दिया गया है, कोई भी पुलिस केस या फिर कोर्ट केस पेंडिंग है, तो वो लोग ट्रांसफ़र के लिए रिकमेंडेड नहीं होंगे। और देखिए, और एक बात इधर पर कहा गया है कि बहुत सारे जीडीएस का ज्वाइनिंग होने के बावजूद भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है।
जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, PVR यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो सकता है, तो उनका ट्रांसफ़र दोस्तों नहीं होगा। तो इधर पर लिखा गया है कि जिन लोगों का पोस्ट एंगेजमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटी बाकी है अभी भी, उन लोगों का ट्रांसफ़र एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और जितने भी ये सारे वेरिफिकेशन का फॉर्मेलिटी है, ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन, सब कुछ ट्रांसफ़र से पहले फाइनलाइज़ करना होगा। तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट, इधर पर देखिए शेड्यूल में लिखा गया है कि डिवीज़न से आपका जो एप्लीकेशन है उसको सबसे पहले दोस्तों वेरिफिकेशन किया जाएगा। 20 जून से लेकर 25 जून 6 दिन तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा। तो ये जब वेरिफिकेशन चलेगा, अगर देखा जाए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, तो आपका एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं किया जाएगा, नॉट रिकमेंडेड स्टेटस दिया जाएगा। तो आपका ट्रांसफ़र से पहले अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप अपना डिवीज़न कांटेक्ट करके जल्द से जल्द कंप्लीट करने को कहिए दोस्तों। उसके बाद देखिए कितने बार ले सकता है। मेल GDS 2 बार पूरा एंटायर एंगेजमेंट में, और फीमेल GDS 3 बार का ट्रांसफ़र ले सकता है। और 2 सक्सेसिव ट्रांसफ़र के बीच में 1 साल का कंटिन्यूस मतलब कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ था कि प्रीवियस साइकिल में आपका रूल 3 में अप्लाई किया था आपने, और आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने उसको डिक्लाइन किया, यानी कि आप ट्रांसफ़र लिस्ट आने के बाद उसको डिक्लाइन किए थे, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपका जो 2 काउंट होता है पूरे एंगेजमेंट पीरियड में, ये 2 बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो 1 चांस आपका चला जाएगा। लेकिन इस वक्त दोस्तों कोई भी कूलिंग ऑफ पीरियड आपका मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपका 1 चांस कट हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है अगर GDS के अगेंस्ट कोई भी पेनल्टी है तो क्या होगा। तो अगर कोई भी माइनर अमाउंट का पेनल्टी है 100-200 रुपये का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर मेजर पेनल्टी है, मान लीजिए बड़ा अमाउंट का 1 लाख 2 लाख का, तो दोस्तों तब आपका ट्रांसफ़र को रोक दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि दोस्तों जब लिस्ट आता है उसके बाद 5 दिन का विंडो दिया जाता है ताकि आप आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सके। अगर उस वक्त में अगर कोई भी GDS ने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया था और ऑटोमेटिकली उस ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया, तो उसके बाद कोई GDS उसको रिवर्स नहीं कर सकता है, यानी कि तब नहीं बोल सकता कि मैंने गलती से कैंसिल किया था, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ था पिछले साइकिल में कि बहुत लोगों को सैटरडे को रिलीव किया गया था, तो संडे को छुट्टी था, सोमवार को ज्वाइन करना था, तो बीच में जो संडे हो रहा था तो ये गैप हो रहा था, तो 1 दिन का छुट्टी लेने को कहा गया था, है ना। तो दोस्तों ऐसे कहा गया है कि मान लीजिए आपको सैटरडे को रिलीव किया जा रहा है और उसके बाद जो दिन है वो दोस्तों आपका हॉलीडे है या फिर संडे है, तो उस वक्त क्या होगा, आपको हॉलीडे छोड़कर नेक्स्ट डे जो वर्किंग डे है उस पर आपको ज्वाइन करना है। और इसमें बीच का जो हॉलीडे का गैप है, इस वक्त के लिए आपको कोई भी लीव अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सैटरडे को रिलीव किया गया, संडे आपका छुट्टी है, आपको सोमवार ज्वाइन करना था, लेकिन आपने सोमवार को ज्वाइन नहीं किया, ट्यूसडे जाकर ज्वाइन किया, तो तब दोस्तों उस वक्त पर क्या होगा कि हॉलीडे को भी लीव के तौर पर काउंट किया जाएगा। तो उस वक्त पर आपका क्या होगा, संडे और मंडे 2 दिन का लीव आपको लेना होगा और ये LWA लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने हॉलीडे छोड़कर नेक्स्ट डे पर ही ज्वाइन कर लिया था वर्किंग डे पर, तो कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद कहा गया कि 5 डे का जो विंडो दिया जाता है कैंसिलेशन के लिए, अगर उस वक्त में कोई GDS कैंसिल नहीं कर पाए और विंडो क्लोज हो गया, उसके बाद अगर कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं क्या। दोस्तों इधर पर कहा गया है हाँ कर सकता है, लेकिन उसके लिए डिविजनल हेड जो है उनके पास एक लेटर लिखना होगा और रिक्वेस्ट करना होगा कि ताकि कैंसिल कर सके। लेकिन दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका 1 चांस काउंट होगा, यानी कि आपका जो मेल के लिए 2 बार का, फीमेल के लिए 3 बार का मिलता है, उसमें से 1 चांस आपका चला जाएगा। लेकिन डीम रिलीविंग का जो डेट है उसके बाद ऐसा कोई भी कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट थ्रू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन
डिविजनल हेड को अगर आप भेजें तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर कोई जीडीएस का ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ जाए लेकिन उनको अगर कोई भी विजिलेंस या फिर डिसिप्लिनरी केस के लिए उनको अगर रिलीव नहीं किया जाए तो क्या उनका एक चांस काउंट होगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसे केसेस में आपका एक चांस काउंट नहीं होगा क्योंकि आपको रिलीव नहीं किया गया है। और देखिए, म्यूचुअल का केस भी दिया गया है कि जो दो जीडीएस के बीच में म्यूचुअल हो रहा है, एक जीडीएस अगर मना कर दे तो दूसरे का क्या नुकसान होगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि दूसरा जीडीएस जो है उन्होंने मना कर दिया है तो उनका कोई जो काउंटर जीडीएस है उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल ले रहे हैं और आपका जो काउंटर पार्ट जीडीएस है उनका अगर डेथ हो जाए दोस्तों, तब उस वक्त पर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि डेथ अगर हो जाए तो उनके प्लेस में उनका किसी रिलेटिव को कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका काउंटर पार्ट जीडीएस जो है उनका अगर प्रमोशन हो जाए, उनको अगर नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर वो रिज़ाइन देकर चले जाए या फिर डिस्चार्ज हो जाए, तो तब उस केस में आपको दोस्तों ज्वाइनिंग करने दिया जाएगा। लेकिन अगर मर जाए काउंटर पार्ट जीडीएस तो नहीं होगा, उस केस में कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद देखिए, ये भी कहा गया है कि ट्रांसफ़र अप्रूव लिस्ट आने के बाद सब डिविजनल हेड को रिलीविंग करने के बाद रिलीविंग चार्ज रिपोर्ट और ज्वाइनिंग कराने के बाद ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट जो है पोर्टल में अपलोड करना होगा, ठीक है। और इधर पर ये भी कहा गया है कि हर एक डिविजनल हेड को इंश्योर करना होगा कि किसी भी जीडीएस का रिलीविंग में देर ना हो, अननेसेसरीली देर ना हो। तो जिस दिन लास्ट डेट है डीम्ड रिलीव का, उस दिन से पहले यानी कि डेडलाइन के पहले ही हर एक जीडीएस को रिलीव करना होगा। लेकिन अगर कोई भी विजिलेंस केस हो, अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तो उस केस में दोस्तों कुछ अलग सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अननेसेसरीली किसी भी जीडीएस को रिलीव नहीं करूँगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। और इधर पर देखिए, पिछले बार क्या हुआ था कि सेम नाम का 2 ऑफिस दिखा रहा था, ठीक है, मतलब सेम नाम का 2 बीओ दिखा रहा था, तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था कि कौन सा एसओ का है, कौन सा पिन कोड है, क्योंकि सिर्फ बीओ का नाम था और पोस्ट था टीआरसी स्लैब था। तो इस बार दोस्तों पोर्टल में मॉडिफिकेशन किया गया है सीपीटी के द्वारा कि हर एक पोस्ट जो है डेजिग्नेशन दिखाएगा कि एबीपीएम का पोस्ट है, बीओ का नाम दिखाएगा, अकाउंट ऑफिस का नाम दिखाएगा, उसी के साथ पिन कोड भी दिखाएगा। तो अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इधर पर देखिए, अप्रूव ट्रांसफ़र लिस्ट आने के बाद इधर पर कई सारे रिमार्क दिया गया है। तो क्या रिमार्क है रिलीविंग और नॉन रिलीविंग के लिए, सब कुछ इधर पर दिया गया है, जैसे कि प्रोपोज्ड रिलीव, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर प्रोसेस, ऐसा जो भी ये जो रिमार्क दिया गया है आप देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। और देखिए, अगर कोई एबीपीएम जो है उनको बीपीएम पोस्ट में ट्रांसफ़र किया जाए तो ज्वाइनिंग से पहले दोस्तों उनको ट्रेनिंग करना होगा। प्री एंगेजमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं 3 दिन का, और उसके बाद 15 दिन का पोस्ट एंगेजमेंट ट्रेनिंग होता है, वो भी करना है। और साथ ही साथ ऑफिस एकोमोडेशन का भी दोस्तों उनको अरेंज करना है। और साथ ही साथ आपका जो बीओ विलेज है उसमें रहने के लिए भी डिक्लेरेशन देना होता है, ठीक है। तो एबीपीएम से बीपीएम में अगर कोई जाएगा तो ये सब कुछ नेसेसरीली उनको कंप्लीट करना होगा। और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि एक जीडीएस को ट्रांसफ़र अप्रूव कर दिया गया है, रिलीव भी कर दिया गया है ओल्ड पोस्ट से, लेकिन रिलीव करने के बाद जीडीएस के मन में आ रहा है कि मैं न्यू पोस्ट में नहीं जाना चाहता, मैं पुराने पोस्ट में ही लौट जाना चाहता हूँ। तो ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता है। एक बार अगर आपको रिलीव कर दिया गया है तो उसके बाद कोई भी कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट नहीं दिया जा सकता। और इधर पर देखिए, डिविजनल हेड के लिए कहा गया है, डिविजनल हेड को कोई भी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करना है। सारे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जो है ऑटोमेटिकली डीम्ड अप्रूव, डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। और इधर पर देखिए, एक और बात कहा गया है कि कई सारे जीडीएस के प्रोफाइल सेक्शन में बहुत सारे एरर है अभी भी, जैसा कि पीआईएस डैशबोर्ड यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में अगर बहुत सारे जीडीएस चेक करें तो कई सारे जीडीएस का
कैटेगरी गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, ड्यू डेट ऑफ डिस्चार्ज गलत है, ईमेल गलत है। तो ये सब कुछ अगर गलत है दोस्तों, तो सब कुछ आपको रूल 3 के अप्लाई करने से पहले सुधरना है, क्योंकि अगर कोई गलती रह जाए एप्लीकेशन करने के वक्त, तो वो जो गलती है उसके साथ ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है अगर कोई भी गलती है आपके प्रोफाइल सेक्शन में, तो उसको जल्द से जल्द अप्लाई करने से पहले आप उसको करेक्शन कर लीजिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट कहा गया है कि रिलीविंग डॉक्यूमेंट अपलोड मैंडेटरी है कि नहीं। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, क्योंकि दोस्तों एक जीडीएस को तभी आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है जिस डिवीज़न में, उस पर ज्वाइनिंग किया जाएगा जब आपका ओल्डर पोस्ट से आपको रिलीव किया जाए, है ना। तो एक डिवीज़न से आप रिलीव होकर जब दूसरे डिवीज़न में ज्वाइन करने जाएंगे, तो ज्वाइनिंग जब करेंगे तो ज्वाइनिंग के वक्त पिछले डिवीज़न से जो आपको रिलीव किया गया है उसका कॉपी आपका लगेगा, और वो जो रिलीविंग चार्ज रिपोर्ट है उसको पोर्टल में अपलोड करना होगा, तभी आपका ज्वाइनिंग सिस्टम में हो पाएगा। तो इसीलिए सबको कहा जाता है कि जब आप पुराने पोस्ट से रिलीव होकर नए पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए आएंगे, तो ओल्डर डिवीज़न से रिलीविंग चार्ज रिपोर्ट आपको लेकर आना है और नए डिवीज़न में सबमिट करना है। तो वो जो चार्ज रिपोर्ट है उसको पोर्टल में अपलोड करके उसी के बाद आपको सिस्टम में ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप 7 पेजेस का एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हर एक सवाल का इधर पर जवाब दिया गया है। तो ये जो सारा सवाल है, हम सब लोग जब पिछले बार रूल 3 के लिए अप्लाई कर रहे थे तो हमारे मन में आ रहा था, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन मैंने आप सबको बताया था ऐसा कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सलूशन इस वीडियो में, इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं सीपीटी से बात करूंगा, डिविजनल लेवल पर भी बात करूंगा, और आपका क्वेश्चन का जो भी सही आंसर है उसको मैं देने का कोशिश करूंगा। तो आप देखिए, कोई भी वीडियो उठाकर मैं हर एक सवाल का जवाब देता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो जल्द से जल्द दोस्तों वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। और हाँ दोस्तों, कैसे रूल 3 के लिए अप्लाई करना है उसके बारे में भी वीडियो आएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे